Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते थे तो उस समय इस टॉपिक ने हमें काफ़ी मदद करी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, बट इसके खुद की ही कुछ कमियां थी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वैलेंस शेल के अंदर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कह रहा है कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो मैं क्यों करूं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। होने कितने चाहिए पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली शेल की अगर हम बात करें तो वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले सकता है 2। और ऑक्टेट रूल कह रहा है कि वैलेंस शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कह रहा है कि भाई मुझे तो नीड ही नहीं है, मैं तो डुप्लेट की प्रॉपर्टी शो करता हूँ, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो मैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता हूँ। और ये नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है इसकी, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में तो हाइड्रोजन के केस में से 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, जबकि ऑक्टेट रूल कह रहा है कि वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन में आता है। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स first energy shell. It needs only 1 more electron to fill this shell because the first shell cannot have more than 2 electron. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में हमें ऑक्टेट रूल की जरूरत नहीं होती। सेकेंड लिमिटेशन देखिए क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास एलिमेंट होते हैं जब वो सेंटर में आते हैं, उनके नेबरिंग में जो भी अदर एटम्स आ रहे हैं, तो वहां पे भी जो एटम है वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता, जबकि कंपाउंड वो फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्टेट रूल कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, बट अगर हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटर में जो एटम है उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड की, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, इस बात का ध्यान रखना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 8 7। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। ठीक है, अब क्लोरीन तो शेयरिंग करके अपने कर लेगा 8, बट अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2। होने कितने चाहिए सेकेंड शेल के अंदर 8। तो अब यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, बट फिर भी ये लिथियम क्लोराइड करके कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कैसे कर रहा है, तो ऑक्टेट रूल इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया। जैसे कि अगर हम बात करें BeH2 की, बेरिलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। हाइड्रोजन में 1 ही होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का केस तो खैर मैं आगे ऊपर डिस्कस कर ही चुकी हूँ। बेरिलियम के साथ भी देखिए बड़ी दुखदाई सी सिचुएशन है, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बट यहाँ पर है कितने 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन में देखिए अगर मैं BH3 या BF3 का केस डिस्कस करूं, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3। तो बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, हाइड्रोजन में 1-1। अब हाइड्रोजन को तो वैसे भी 2 ही चाहिए, वो तो हो गया स्टेबल, पर जब बोरोन की बात करेंगे तो बोरोन के कितने हुए 6। 1 2 3 4 5 6 और होने कितने चाहिए 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें एल्यूमिनियम क्लोराइड का केस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने एल्यूमिनियम में 3। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 7। क्लोरीन जो है वो शेयरिंग करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन की, बट जब एल्यूमिनियम की बारी आती है तो एल्यूमिनियम के पास 8 नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल ये कह रहा था कि भाई किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए, स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बनते हुए नजर आने लगे जिसके सेंटर वाले एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते भी नहीं है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी नहीं कर रहे होते, उसके बाद भी वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो रहा था, तो ये भी ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में काउंट होने लगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब बढ़ते हैं थर्ड लिमिटेशन की तरफ। तो थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कुछ हमारे पास ऐसे स्टेबल कंपाउंड भी होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहती थी कि वैलेंस शेल में क्या होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो कुछ कंपाउंड ऐसे मिल रहे हैं जो स्टेबल हैं और उनके सेंटर वाले एटम में 8 से कम है इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं जिसमें सेंटर वाले एटम में 8 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल के कमियों में गिना जाने लगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें pF6 की, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8, 5। ठीक है, 2 और 8 10, 5 15। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस के? 5। ठीक है, फिर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। और कितने फ्लोरीन है? 5। तो 5 फ्लोरीन बनाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 के साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा रही हूँ, जगह चाहिए क्योंकि ठीक है। तो अब देखिए क्या है, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से है और एक ये फास्फोरस से शेयर कर रहा है। तो फ्लोरीन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फास्फोरस की जब बात करेंगे तो फास्फोरस के देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो यानी कि 5 बॉन्ड और हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो कितने हो गए फास्फोरस के सराउंडिंग में? 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने कितने चाहिए थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग? 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं SF6 का। सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के? 6। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, एटॉमिक नंबर 9 है, 2, 7, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा फ्लोरीन बना देती हूँ 6 और हर फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, अब फ्लोरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने सल्फर से शेयर कर लिया और 8 कर लिए। पर अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर के पास देखिए 6 तो खुद ही थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 और फ्लोरीन से मिल गए इसको। ठीक है, 1 बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कितने हो गए? 6। तो कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने कितने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल? 8। ठीक है, IF7 की बात करें। आयोडीन
आयोडीन भी क्या है, हैलोजन है। सारे हैलोजन चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होते हैं। तो आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है, फ्लोरीन 7 है। ठीक है, तो मैं इसका सीधा वो बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ताकि थोड़ा सा होश पोश ना हो। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। और हर फ्लोरीन के पास कितने हैं, 3 लोन पेयर है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अभी 2 एग्जाम्पल देखे। तो जब बॉन्ड बना लेता है तो उसके बाद कितने, 3 लोन पेयर होते हैं, यानी कि 6 वैलेंस लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। लोन पेयर 3 रहेंगे, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में यूज किया है। फिर उसके बाद 7 है, तो 1 फ्लोरीन ऐसे ऊपर रहेगा और 1 फ्लोरीन नीचे रहेगा। ठीक है, वो मैं सर्कल बनाती तो थोड़ा होश पोश सा हो जाता। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल करके इसकी ज्योमेट्रिक जो है वो बनती है। पढ़ेंगे ज्योमेट्री हम इसी चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए, आयोडीन के 5 बॉन्ड तो ये हैं, 6, 7, 7 × 2 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं, फॉस्फोरस में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में हो गए कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सेंटर वाले एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब काउंट करो, सल्फर के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है तो 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी सल्फर की वैलेंस शेल में कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल ये कहती थी कि भाई वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाने लगे जो स्टेबल हैं और उनकी वैलेंस शेल में 8 से कम भी निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन और 8 से ज्यादा भी निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन है, जिसमें सेंटर वाले एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे। ठीक है, उनकी वैलेंस शेल में। नोट करिए इसे। ठीक है, अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसकी वैलेंस शेल में या उसके चारों तरफ जब वो कंपाउंड बनाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड्स इन विच एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट आर कॉल्ड हाइपर वैलेंट कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी आप लोग लोन पेयर ड्रॉ कर लेना। ओके, बाकी तो सब है ही। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ। तो अब देखिए क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी थे जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने लगे। अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, तो इनके बारे में तो कहीं पे डिस्कशन भी नहीं किया था। बट ऐसे मॉलिक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं जिनके अंदर कोई एटम ऐसा है, स्पेशली सेंटर एटम ज्यादातर, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं 3, 5, 7। ठीक है, तो वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NO हो गया। अगर हम NO की बात, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। ठीक है, तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2, 6। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ये कर लेगा अपने 8। बट नाइट्रोजन बेचारे के पास दिक्कत हो गई, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और नाइट्रोजन के पास जो है वो कितने हो गए, अगर हम उसके अराउंड बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 में देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बनाता है डबल बॉन्ड और एक के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ठीक है, और एक कैरी करता है लोन पेयर। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, तो ये ऐसे है 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, तो ऑक्सीजन को बनाया इसके 6 और इस ऑक्सीजन के 6। तो इस ऑक्सीजन ने ऐसे कर ली शेयरिंग, इसके हो गए 8। ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या किया? इसको इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो इसके भी हो गए 8। नाइट्रोजन के साथ देखिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 में भी क्या है? एक तो बन रहा है ये डबल बॉन्ड, एक बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इस पे प्लस साइन, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे माइनस का साइन, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है ना, तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंपाउंड मिल रहे थे जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ये तो बहुत हंसी वाला सा है, इसको पढ़ के तो हंसी आती है। ऑक्टेट रूल जो था वो बेस्ड किस पे? केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, कि भाई अगर एटम की वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं जो नोबल गैस के में होते हैं, तो नोबल गैस कैसी होती है? इनर्ट। और क्यों होती है इनर्ट? क्योंकि स्टेबल होती है। तो इसने क्या कहा कि भाई एटम में भी अगर एटम की वैलेंस शेल में भी इतने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि वो स्टेबल नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर रहा है, तो वो इनर्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब जिसको आधार बना रखा था रूल ने, ठीक है, वही नोबल गैसेस भी आगे जाके पता चल रहा है कि वो भी रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्या था ये ऑक्टेट रूल? इस पर बेस्ड था कि नोबल गैस जो है वो केमिकली इनर्ट होती हैं। However, it has been found that some noble gases also combine with oxygen and fluorine to form large number of compound। क्या पाया जाने लगा कि कुछ नोबल गैसेस हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि XCF2, CrF2, XCOF2, XCOF4, XCF6। अब बताओ, जिस चीज को बेस माना था, बेस मान के रूल बनाया था, वो बेस ही जब ऐसा निकला चीटिंग खोर तो अब रूल का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, रूल तो बेचारा डगमगा सा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपने नोटिस किया हो, पीछे मैंने कुछ कंपाउंड बनाए थे, जैसे फॉस्फोरस का बनाया था तो उसमें मैंने ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाई थी। सल्फर का बनाया था, उसमें मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाई थी, अगर आपने नोट किया हो तो। आयोडीन का बनाया था तो आयोडीन में मैंने पेंटागन बाय पिरामिडल बनाया था। तो ये सारी कि भाई इसकी शेप ज्योमेट्री क्या रहेगी, ये ऑक्टेट रूल इसके बारे में नहीं बताता था। ऑक्टेट रूल तो बस ये बताता था कि भाई इस एटम के पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतने हैं, हम ऐसे शेयरिंग कर रहे हैं, और भाई ये अपने आप में बॉन्ड बना के या इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहा था। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं करती थी कि भाई मॉलिक्यूल की क्या शेप रहेगी। अगर हम एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी के बिहाफ पे बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल निकलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये हमें नहीं बताता था। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शन समझ लीजिए, इसको लिमिटेशन समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या थी? ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।